हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग भाई। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई सड़ाई। ओके, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, आज हम लास्ट वीडियो लाए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि जो हमने कल थ्योरी की थी, डेरिवेशंस की थी कैपिलरी राइज और फॉल से रिलेटेड, उसके आज न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। सारे न्यूमेरिकल जो भी नीट में आए हुए हैं, जेई एडवांस में, जेई मेन में, जेई एडवांस में, जितने भी क्वेश्चन आए, मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दिए हैं। और सभी क्वेश्चनों को एक शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। पहले आप कोशिश करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। यदि कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं करूंगा। कुछ क्वेश्चन नहीं, मैं सारे ही करूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप एक बार ट्राई करोगे, सारे क्वेश्चन जो भी होंगे पहले आप ट्राई करोगे वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद तो मैं कर ही रहा हूं, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कुछ याद है आपको या नहीं। चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक्सिस प्रेशर पढ़ा था। एक्सिस प्रेशर ध्यान है कुछ। एक्सिस प्रेशर किसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने? लिक्विड ड्रॉप में। लिक्विड ड्रॉप कितना आया था बताइए। एक्सिस प्रेशर आया था आपका 2T/R। ओके, याद है कुछ? धुंधला धुंधला कुछ याद है? सही। चलिए, दूसरा हमने पढ़ा था सोप बबल। सोप बबल सोप बबल में कितना आया था? ये आया था डेल्टा पी इक्वल टू 4T/R। ओके, याद है। चलिए, ये हो गया। सही है। ये फॉर्मूले थे हमारे। प्रेशर एक्सिस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में था डेल्टा पी इक्वल टू 2T/R। 2T/R सोप बॉल में 4T/R। क्यों? सोप बॉल में जो आपके नंबर ऑफ सरफेसेस हो जाते हैं वो दोगुने हो जाते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाते हैं। चलिए, दूसरा क्या पढ़ा था हमने? दूसरा कुछ देखा था। हाँ, हमने देखा था कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में पढ़ा था। कॉन्टैक्ट एंगल क्या पढ़ा था? कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में हमने देखा था कि भाई जो जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो कैपिलरी राइज होता है। ओके, और क्या देखा था? जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो हमारा क्या होता है? अडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, यानी कि अलग अलग मटेरियल, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगता है वो ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा सरफेस जो होता है, सरफेस पर लिक्विड पार्टिकल चिपक जाते हैं। हमने ये तो देखा था, सरफेस पर लिक्विड पार्टिकल चिपक जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सरफेस वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। सरफेस वेट हो जाता है। ओके, ये थी। दूसरा क्या था इसमें? एग्जांपल था हमारा, जैसे वाटर हो गया, वाटर और गिलास हो गया। ओके, गिलास हो गया। कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। याद है? सही है। भाई कॉन्टैक्ट एंगल देखा था, थीटा यदि 90 डिग्री से लेस देन है तो आपका कैपिलरी राइज होगा। ओके, और क्या था? सरफेस वेट होगा, सरफेस को गीला कर देगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल है वो सॉलिड से चिपक जाते हैं, जिससे सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का सरफेस होता है वो गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, वाटर और ग्लास के बीच में जो एंगल हमने देखा था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। दूसरा, दूसरा क्या देखा भाई हमने? दूसरा देखा कि सर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है हमारा कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल होता है। सही है। और हमने देखा जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो हमने ये देखा कि जो सरफेस है, यानी कि लिक्विड है, लिक्विड के बीच में क्या होता है? ये 90 डिग्री ग्रेटर देन कब आता है? जैसे हमने मरकरी और ग्लास में देखा, मरकरी के मॉलिक्यूल्स क्या है, खुद के साथ बॉन्डिंग काफी अच्छी बनाते हैं, जिससे क्या होता है? वो गिलास पर नहीं चिपकते हैं, चिपकते नहीं है, सही से, ठीक है। वो खुद में ही खुद के साथ इतनी बॉन्डिंग अच्छी बनाते हैं कि वो ट्यूब से नहीं चिपकते हैं, तो सरफेस वेट नहीं होता। सरफेस क्या होता है? डू नॉट वेट। डू नॉट वेट, गीला नहीं होता है। ओके, चलिए। और क्या देखा हमने?
जैसे हमने मरकरी और गिलास के बीच में जो एंगल देखा था वो कितना था, याद है कुछ? थीटा इक्वल टू 137 डिग्री। ओके, कॉन्टेक्ट एंगल में तो यही जानने की जानकारी है, ये इसी से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके चलिए, अब क्या था, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, कैपिलरी राइज का। कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज में फॉर्मूला सेम रहता है। कैपिलरी फॉल में नेगेटिव साइन आ जाता है और कैपिलरी राइज में कैपिटल एच। एच की वैल्यू पढ़ी थी हमने 2t cos थीटा, ओके, अपॉन रो जी आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कैपिलरी फॉल, कैपिलरी राइज। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, ध्यान रखना है। कैपिलरी राइज और फॉल दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके परफेक्ट, ये हमने कल देखा था और इनसे रिलेटेड ही जितने भी न्यूमेरिकल आपके आए हैं सारे मैं लेके आया हूं। इससे कोई अलग न्यूमेरिकल आया भी नहीं अभी तक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे, पढ़िए और समझिए। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड ग्लास, अभी मैंने बताया कितना होता है, तो सर ये तो बहुत ही सिंपल है, हाँ मैंने बता दिया ना अभी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल, कब नहीं वेट करता है भाई, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इसमें सरफेस क्या होता है, वेट होता है, सरफेस वेट हो जाता है, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सरफेस डज नॉट वेट। तो डज नॉट वेट पूछा है, नॉट वेट, तो नॉट वेट। ओके, क्या हो जाएगा, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए समस्या या परेशानी। देखो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये तो चलो ठीक है कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है तो सरफेस को वेट क्यों करता है, एडहेसिव फोर्स उसमें केस में ज्यादा होता है। इस केस में क्या होता है, यदि थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ऐसे ध्यान रखो कि वाटर और ग्लास का एग्जांपल ध्यान रखो, और एक मरकरी का ध्यान रखो कि मरकरी में एंगल होता है हमारा 137, और उसमें क्या होता है, फॉल होता है। जब फॉल होता है, कैपिलरी फॉल होता है, तो वेट क्या करता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड को गीला नहीं करता है। इस तरीके से याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, वाटर राइजेस टू हाइट h in a capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h, then water rises up to the top of capillary tube and stay there without overflowing. Water rises up to the point a little below the top and stay there. Water does not rise at all. Water rises up to the tip of capillary tube and then start overflowing like fountain. देखो हमने ये बात की थी सबसे लास्ट में, यदि आपने लेक्चर लास्ट तक देखा हो तो हमने ये बात की थी कि ट्यूब की लेंथ, जैसे मान लो हमारे कैपिलरी राइज एच आ रहा है किसी ट्यूब के साथ, एच 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है मान लो। अब उसको हटा के, उस ट्यूब को हटा के यदि हम कोई 15 सेंटीमीटर की लेंथ की ट्यूब उसमें डिप करते हैं तो क्या वाटर राइज होगा? ऑफकोर्स होगा। क्या बाहर निकलेगा वाटर? नहीं निकलेगा। क्यों? क्यों नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि उसकी जो रेडियस ऑफ मिनिस्कस है अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेती है कि वाटर को बाहर नहीं निकलने देती है। सही है, हमने यही बात की थी सबसे लास्ट में। क्या किया था भाई, जो एच होता है हमारा 2t cos थीटा, cos थीटा रो जी आर होता है, रो जी आर होता है। सही है, आप एक चीज यहां से देखो कि आप ट्यूब को चेंज कर रहे हो, ट्यूब को चेंज कर रहे हो जिसकी लेंथ h से कम है, लेंथ h से कम है, लेंथ h से कम है। ओके, अब यहाँ पे देखो टेंशन भी सेम रहे, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, रो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी लिक्विड की, ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगी, और अब ट्यूब जब चेंज कर रहे हो उसकी लेंथ चेंज कर रहे हो, उस रेडियस चेंज नहीं कर रहे हो, रेडियस चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज तो कांस्टेंट रहेंगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा पे डिपेंड करेगा, cos थीटा पे डिपेंड करेगा। सही है, यदि cos थीटा को एडजस्ट कर सकता है, वो cos थीटा को एडजस्ट कर सकता है। अब cos थीटा होता क्या है हमारा, cos थीटा होता है, हमने देखा था कि r अपॉन कैपिटल R होता है, ये देखा था जब हमने डेरिवेशन की थी। अब R भी कांस्टेंट है, तो H क्या है,
1/r के। भाई हम एच को यदि एच की जगह पे लेंथ ला रहे हैं, कोई ट्यूब की लेंथ ला रहे हैं जो एच से कम है, यानी कि एच से कम है, मान लो लेंथ एल हो गई, तो उसमें ऊपर तक पानी भर जाएगा, एच डैश तक भर जाएगा, ये इससे कम होगा। तो ये जब इससे कम होगा, सोचिए, तो ये क्या करेगा अपना, यदि इसको कुछ कम करना होगा, इसको अपनी वैल्यू को कम करना है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा देगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा देगा तो इसकी टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को वो बढ़ा लेता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को उतना बढ़ा लेता है। पानी बाहर नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है भाई, मैक्सिमम अपनी कंडीशन रेडियस ऑफ कर्वेचर को वो इन्फिनिटी कर सकता है, इन्फिनिटी कर सकता है। और जब ऐसा होगा, इन्फिनिटी जब करेगा, हमने ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है, आप वीडियो देखिए, ओके, कल वाली जो है लास्ट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर को इन्फिनिटी कर सकता है, यानी कि एच की वैल्यू, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू, कॉस थीटा जो आर अपॉन कैपिटल आर है, इसकी देखो, ये इसको इन्फिनिटी करेगा, आर को इन्फिनिटी करेगा, तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और जब ऐसा हो जाएगा तब कोई ऊपर फोर्स नहीं, कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लगता है, कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लगता है, ध्यान रखना। ये जो फोर्स होता है वो, क्योंकि फ्लैट सरफेस हो जाता है, ऊपर जाके ट्यूब पे, ऊपर जाके ट्यूब पर सबसे ऊपर जाके क्या होगा, जो हमारा मेनिस्कस बन रहा था वो मेनिस्कस नहीं बनेगा, वो फ्लैट बन जाएगा, फ्लैट सरफेस बन जाएगा, ऊपर जाकर फ्लैट सरफेस बन जाएगा। और फ्लैट जब सरफेस बन जाएगा तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, वाटर ऊपर जाएगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है। ये एक साइंस का खूबसूरत रूल है कि यदि आप लेंथ, यानी कि ट्यूब की लेंथ को जितना कम करते चले जाओगे, वाटर बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, वाटर बाहर नहीं निकलेगा, वो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को इतनी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लेता है। सही है, चलिए, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वाटर राइजेज अप टू द टॉप, टॉप तक राइज करेगा ऑफ कैपिलरी एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये ऐसे ही सवाल आते हैं, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, बाकी तो देखो फॉर्मूले हैं, सब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, 2020 में आया हुआ है, चलो करो, कीजिए कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रेशर यहां से कट गया है ना ये, हाँ, प्रेशर, प्रेशर ये लिखा हुआ है, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 atm, और ये है आपका 1 ये कट गया है ना, 1.02 है, सही है, 1.02 और 1.1 atm रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, वॉल्यूम के रेशियो पूछे, बताइए, वॉल्यूम के रेशियो पूछे। Pressure inside two soap bubbles are 1.01 atm, 1.02 atm respectively. The ratio of their volume is, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो सोचो क्या वॉल्यूम हो जाएगा। प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल है, जब सोप बबल की बात करते हैं तो उसमें दो सरफेस आ जाते हैं, लेकिन अंदर एयर होता है, बाहर भी एयर होता है, इसीलिए हम सरफेस 2 ले लेते हैं, ठीक है, सरफेस 2 ले लेते हैं। लेकिन हम जब बाहर अंदर की बात करें, प्रेशर इनसाइड, प्रेशर मान लो पी आई है और एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो आप सोचोगे जो एयर है हम उसको आइडियल गैस लेते हैं, एयर को हम एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं, आइडियल गैस। तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे, बताइए लगा देंगे, या फिर ऐसे कर लो, इस तरह मैं सोचो, इस तरह से सोचो कि भाई हमारे पास जो इनसाइड प्रेशर होता है सर, पी आई जो होता है वो होता है हमारे पास पी नॉट प्लस 4t बाई आर, ओके, यही तो होता है ना, क्योंकि हमने डेल्टा पी पढ़ा, सोप बबल है, इस बार सोप बबल कह रहा है, तो 4t बाई आर पढ़ा है, 4t बाई आर पढ़ा है। तो ये डेल्टा पी को किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट। अब आप सोचो कि पी आई कितना है, इनसाइड प्रेशर टू सोप बबल, इनसाइड प्रेशर 1.02, इनसाइड प्रेशर दे रखे हैं कितने, दोनों में दे रखे हैं, एक में दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 1.01 atm,
एटीएम दे रखा है, ओके, माइनस पी आउटसाइड, यहां पर पी आउटसाइड ले लो आप, कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना पड़ेगा पी आउटसाइड, क्योंकि कोई भी लिक्विड और अदर लिक्विड नहीं दे रखा है, तो हो सकता है कि भाई हम ये मान के चलेंगे जो सोप बबल है वो एयर में है, किसमें है, एयर में है, तो एयर जो हमारा जो एनवायरमेंट होता है उसका प्रेशर हम जो लेते हैं वो 1 एटीएम लेते हैं, तो ये 1 एटीएम हो जाएगा, 1 एटीएम इक्वल टू रो टी, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, सोप बबल है, मान लो सोप बबल है, लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन सेम रहेगा, मान लीजिए पहले वाला जो सोप बबल है उसकी रेडियस r1 है, ओके, ये तो कर लोगे, ये कितना हो जाएगा, यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, 1.01 में से 1 घटा रहे हो तो ये हो जाएगा 0.01 इक्वल टू 4r अपॉन T1, सॉरी 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 4T अपॉन R1, ये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सोप बबल ले लो, भाई उसमें इनसाइड प्रेशर कितना है 1.02 एटीएम, आउटसाइड प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक, ओके, सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, R2 हो जाएगा, ये यहां से क्या आ जाएगा, देखो 1.02 में से 1 घटा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 0.02 4T अपॉन R2, 4T अपॉन R2, ओके, हो जाएगा। बताइए अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4T बाई R1 और नीचे हो जाएगा 4T अपॉन R2, 0.01 अपॉन 0.02, ओके, 4T से 4T कट जाएगा, R2 ऊपर पहुंच जाएगा, R2 ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा और रेशियो क्या हो जाएगा, तो 0 से 0 हट जाएगा, 1/2 हमारे पास ये रेशियो आ गया रेडियस का। अब वॉल्यूम का रेशियो निकलवाया है तो वॉल्यूम का रेशियो इजी निकाल लोगे, आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना V1 अपॉन V2, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई R क्यूब, R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, ये हो जाता है, देखो ये कैंसिल आउट कर लोगे, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 का, सॉरी R2 का होल क्यूब। अब देखो R1 अपॉन R2 क्या है, R2 अपॉन R1 क्या है 1/2 है, तो R1 अपॉन R2 करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 8/1, रेशियो हो जाएगा आपका 8:1, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत है सिंपल, आपको सिर्फ चेंज इन प्रेशर निकाल देना, चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होता है 4T अपॉन R, आपको सिंपल जब दिमाग में आ जाएगा भाई वॉल्यूम का रेशियो निकलवाया है, तो हमारे पास रेडियस का रेशियो होना बहुत जरूरी है, रेडियस का रेशियो आपके पास होगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन it to a height h, the mass of the water in the capillary tube is 5 gram, another capillary tube of the radius 2r is immersed in water, the mass of water that will rise in this tube, बताइए भाई, वाटर में पहले एक आपने कैपिलरी ट्यूब डाली जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ओके, जब स्मॉल आर रेडियस की आपने ट्यूब डाली तो उसमें वाटर राइज हुआ स्मॉल एच तक, तो उसने 5 ग्राम का मतलब ग्राम का मास उठाया। अब यदि कोई दूसरी ट्यूब लेकर आए हो जिसकी रेडियस 2r है, फिर से उसी को वाटर में डिप किया, अब वो पूछ रहा है कि मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब, कितना मास राइज करेगा, चलिए देख लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दो कि हमने क्या देखा था कि जो वाटर राइज करता है, यानी कि वाटर राइज जो करता है वो किस वजह से करता है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। मैंने क्या कहा था कि हमने दो आपको ये थीटा हमने क्या पूछा था कि भाई हमने दो मेथड कराए थे आपको, कैपिलरी राइज के दो मेथड कराए थे और दोनों
में ये देखा था, एक तो प्रेशर डिफरेंस के कारण कैपिलरी राइज जो हो रहा था वो मेथड कराया था, फॉर्मूला ड्राइव कराया था। एक दूसरा मेथड भी बताया था मैंने कि जो वाटर राइज होता है वो आपका सरफेस टेंशन फोर्स के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है जो उसको ऊपर की तरफ उठा के रखता है। तो ये फोर्स होता है, मान लो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा, यही फोर्स जो होगा रेस्पॉन्सिबल होगा इस मास को उठाने के लिए। मान लो इसका मास क्या है, mg, इसको mg के बराबर हो जाएगा, यही तो उठाएगा। फोर्स को रख लेते हैं, फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू, ये फोर्स किस पे लगता है, सरफेस पेरी पेरी पे लगता है, तो 2 पाई आर कॉस थीटा बराबर mg। ओके, चलिए वाटर के केस में ये हमारा थीटा जीरो होता है, कॉस जीरो कितना होता है, 1 हो जाता है, इसको तो हटा देंगे। चलो अब दोनों कंडीशनों में वाटर सेम है। अब रेडियस आप देखोगे कि यहाँ पर रेडियस जो है, देखो टी भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, आर और इधर जी भी कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ लिक्विड के है। आर बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा। बताइए, तो शुरुआत की कंडीशन में आपकी जो ट्यूब है उसकी रेडियस आर है, दूसरी कंडीशन में रेडियस दोगुनी कर दी है। शुरुआत में जो मास राइज हुआ है वो 5 ग्राम हुआ है, दूसरी कंडीशन में पूछा है कि कितना मास राइज होगा। देखो आर से आर कट जाएगा, m2 इधर आ जाएगा और ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 यानी कि 10 ग्राम मास राइज हो जाएगा, 10 ग्राम मास राइज हो जाएगा। सही है, हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बताइए, कोई समस्या है तो बताइए भाई, कोई समस्या है तो। कि सर कोई और तरीका इसका, और तरीका कुछ नहीं है, देखो और भी है। यदि आपके दिमाग में चलो ये सब चीजें नहीं आती है कि यार कितना दिमाग लगाएंगे, ये एफ एस कॉस्ट सर हमें एक ही फॉर्मूला ये काफी है, एच का ही फॉर्मूला आपने कैपिलरी राइज का दे दिया, इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, ये वही बहुत है। तो हमने 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर लगा दिया। देखो हमने क्या कहा था, जो एच जो है हम दूसरी ट्यूब जब लाएंगे तो उसमें भी एच के बराबर हमने मान लिया, उसी हाइट के बराबर ट्यूब लेकर आए तो उतना ही हमारी हाइट राइज हो जाएगी, मान लेते हैं, चलो हाइट राइज हो जाएगी। तो एच हाइट छोड़ो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है वाटर के केस में, 2t ये भी कांस्टेंट है, वाटर है, जी भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ डेंसिटी देख लो भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर है, आर है। तो यहां से आप एक चीज देखोगे, ये बेसिक से ही होगा क्वेश्चन ना। देखो ये जो एच होता है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, जब इसको इनटू करोगे यहां से फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसको मत देखिए, यहां से ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, फिर से आपको पीछे जाना पड़ेगा, उधर भी आपको सर जो एरिया लगाना पड़ेगा, फिर इधर भी आपको वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, फिर से वो रिलेशन निकल आएगा रो और एम का, क्योंकि यहां से कोई रो और एम का रिलेशन नहीं निकल रहा है ना। आप देखो एच इक्वल टू आप 2t कॉस थीटा रो जी आर, यहां पर मास की टर्म है ही नहीं, तो यहां पर रिलेट करना चीजों को थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है बस कि जो भी वाटर राइज होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा एफ कॉस थीटा, नीचे mg लग रहा होगा, बस बैलेंस कर देना, हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरे बारे से भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसको उस वाले फॉर्मूले को आपको फिर से बैकवर्ड ले जाना पड़ेगा, सारी वैल्यूओं को पीछे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm इज ब्लोन from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 to the minus 2. The pressure inside the bubble equal at a point Z below the free surface of the water in a container, taking G equals to this density of water पूछा है, डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए हमारे पास क्या रखा है भाई, हमारे पास रेडियस दे रखी है 1 mm है। ओके, 1 mm को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं। ओके, सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है कैपिटल T 2.5 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ओके, चलिए जी की वैल्यू दे रखी है।
अब ये कह रहा है कि जो प्रेशर इनसाइड द बबल है वो इक्वल है किसके, यदि उसको हम किसी लिक्विड में रखें, सरफेस में, वाटर के सरफेस में रखें जेड बिलो, यानी कि सरफेस से जेड नॉट डिस्टेंस नीचे, जेड नॉट डिस्टेंस नीचे, यदि ये सरफेस पी नॉट है, मान लो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जेड नॉट डिस्टेंस से नीचे यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा वही इनसाइड प्रेशर है हमारा किसके, बबल के। द प्रेशर इनसाइड बबल इक्वल एट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन कंटेनर। ओके, ये दे रखा। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है सोप बबल, हमें निकालना है जेड की वैल्यू निकालनी है। ओके, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सोप बबल जो होता है पी आई, उसमें प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, पी आई इक्वल टू पी नॉट प्लस 4t बाई आर होता है। बताइए कोई समस्या, ये होता है। अब ये कह रहा है कि भाई पी नॉट, पी आई कितना है, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस, बिलो द फ्री सरफेस, इसमें वाटर में। तो देखो इसे यहां पर प्रेशर कैसे निकालोगे, यहां प्रेशर निकालोगे सर पी नॉट हो जाएगा, ऊपर पी नॉट लग रहा है, प्लस रो जी एच लगा देंगे, रो जी एच, एच की जगह पर हाइट हो जाएगी हमारी जेड नॉट, ये जो निकालना है इक्वल टू पी नॉट प्लस 4t बाई आर हो जाएगा। बताइए समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत। देखो यहां से पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, यहां से आप जेड नॉट की वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी 4t बाई रो जी आर, रो जी आर। बताइए निकल जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यू रख लेते हैं, इधर रखते हैं वैल्यू, सही है। 4 टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। ओके, ये हो गया। डेंसिटी 1000 दे रखी है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है। ओके, 10 दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है 10। ओके, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 1 mm, 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको सॉल्व कर लो, देखो 10 टू दी पावर -3 से ये 3 जीरो कट जाएंगे, और देखो 4 की इंटू करोगे आप 2.5 में, 4 की इंटू करोगे 2.5 में तो कितना हो जाएगा 10, 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा ये। अब मीटर में सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो 10 टू दी पावर -2 मीटर है, इसमें इंटू करोगे तो 10 टू दी पावर, सॉरी 100 से इंटू करोगे, 10 टू दी पावर 2 से इंटू करोगे। भाई मीटर को सेंटीमीटर में बना रहे हो तो 100 से इंटू करना पड़ता है, 100 से इंटू करोगे तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा पूरा, सेंटीमीटर में। अब ये 10 टू दी पावर -2 है, ये 100 है, तो ये कट जाएगा एक दूसरे, यानी कि 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। जेड नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। बताइए दिख रहा है, ये क्लियर हो रहा है, देखो एक बार मैं देखता हूं। चलिए बढ़िया दिख रहा है, हो जाएगा, कोई समस्या। बस ये ध्यान रखना है कि जो इनसाइड प्रेशर है सरफेस बबल के बीच नीचे, जो अंदर इनसाइड प्रेशर है वो इतना है, बस इसको रिलेट करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पी नॉट हो जाएगा, रो जी एच, रो जी जेड नॉट, पी से पी कट जाएगा, यहाँ से जेड निकल जाएगा आपका, देखो। और कैलकुलेशन आपकी सिंपल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली और करने की कोशिश करेंगे। The height of liquid column raised in a capillary tube of certain radius when dipped in a liquid A vertically is 5 cm, यानी कि h दे रखा है जब किसी A लिक्विड A में हम कैपिलरी ट्यूब को डिप कराते हैं। If the tube is dipped in a similar manner in another liquid, उसी कैपिलरी ट्यूब को हम किसी दूसरे लिक्विड में डिप कराते हैं, ओके, ऑफ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल हो जाती है। ए के केस में यदि उसके दूसरे बारे लिक्विड बी में उसका सरफेस टेंशन दोगुना हो जाता है, डेंसिटी भी दोगुनी हो जाती है। देन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम राइज इन द लिक्विड बी। ओके, सिंपल है भाई। देखो H1 दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ओके, H2 पूछा है, निकालिए। ये लिक्विड ए में है और ये लिक्विड बी में है, तो लिक्विड बी की बात करें, लिक्विड ए की बात करें तो H1 है 2t हो जाएगा cos थीटा। ओके,
रो जी आर। अब दूसरे के कंडीशन में क्या है, दूसरे की कंडीशन में इन्होंने ये बोल दिया, इफ द ट्यूब इज, उसी ट्यूब को दूसरे लिक्विड में ड्रॉप किया है, डिप किया है, यदि उसका सरफेस टेंशन और डेंसिटी डबल कर दिया, बस देखो सरफेस टेंशन को दोगुना कर लेते हैं, सरफेस टेंशन को दोगुना, टी की जगह पर 2t आ जाएगा, कॉस थीटा। ओके, रो जी, सॉरी, डेंसिटी को डबल कर दिया है, डेंसिटी को डबल कर दिया है, तो रो की जगह पर 2 रो आ जाएगी, जी इंटू आर। भाई ट्यूब तो वही है ना, रेडियस तो वही रहेगी। अब यहां से आप देखोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। रो जी आर, आप एक चीज देखोगे, H1 और H2 सेम ही आ रहे हैं, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। भाई दो ऊपर बढ़ा दिया, दो नीचे बढ़ा दिया, तो कैंसिल आउट हो गए, आंसर तो वही रहना है, वैल्यू तो वही रहेगी, यानी कि H1 बराबर H2 है, H2 है, और ये हो जाएगा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, मीटर में पूछा है, इस बार मीटर में पूछा है, तो मीटर में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है ना, हाँ मीटर में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ओके सही है, हो जाएगा। मीटर में वैल्यू पूछिए, देखो मीटर में वैल्यू पूछिए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बताइए भाई, कोई समस्या, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों में कंडीशन सेम ही आई है, क्योंकि टेंशन को बढ़ा रहे हो ऊपर, ऊपर तुम डेंसिटी को भी बढ़ा रहे हो, ऊपर टेंशन को बढ़ा रहे हो, नीचे डेंसिटी को बढ़ा रहे हो, तो दोनों 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो फॉर्मूला हमारा वही बच रहा है। तो जैसे जितना राइज, जितना लिक्विड ए में राइज होगा उतना ही लिक्विड बी में राइज होगा। चलिए, 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1 रो 2 रो 3, इसमें दे रखा है कि रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3, having the same value of surface tension capital T rises to the same height in 3 liquid capillary, 3 identical capillary। देखो आइडेंटिकल कैपिलरी है, यानी कि उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, रेडियस चेंज नहीं होगी, और सेम ही हाइट तक राइज होता है, जो लिक्विड है सेम ही हाइट तक राइज होता है। यदि कि हम H देखें तो 2t cos थीटा, हमारे पास रो जी आर है, देखो H भी सेम है, वो कह रहा है कि तीनों जो हमारी लिक्विड है उनमें लिक्विड राइज जो होता है, राइज टू अ सेम हाइट, यानी कि H सेम रहेगी, और सेम ही ट्यूब है, यानी R भी सेम रहेगी, G भी सेम रहेगी, 2t cos थीटा ये भी सेम रहने वाला है, सॉरी 2t ये भी सेम रहने वाला है। तो हम ये यहां से कह सकते हैं कि जो डेंसिटी इधर आएगी, देखो डेंसिटी को इधर लाओ, डेंसिटी को इधर ले आते हैं, 2t cos थीटा अपॉन रो, रो हट जाएगा, एच जी आर। अब यहां से देखो एच भी सेम है, आर भी सेम है, तीनों की कंडीशन में जी तो सेम रहेगा ही, 2t भी सेम है, तो जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा हो जाएगी, क्योंकि थीटा के बीच में रिलेशन दे पूछ रखा है। ओके, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1 θ2 एंड θ3 हो गई। अब यहां से आप एक चीज देखो, देखो cos थीटा है, थीटा नहीं है, ओनली थीटा नहीं है, cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, देखो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू जब हम, देखो थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो cos थीटा घटता है, ध्यान रखना cos थीटा घट जाता है, यानी कि आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो cos थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हमारा 1 हो जाता है। यदि थीटा की वैल्यू आप मान लो 45 रखते हैं, 45 रखते हैं तो cos 45 जो होता है 1/2, 1/√2 होता है, यानी कि वैल्यू घट रही है, यानी कि थीटा, थीटा को वैल्यू जितनी बढ़ाओगे, थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे, डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई रो 1 बड़ा है, यानी रो 1 बड़ा है, ये बड़ा है, तो थीटा को तो छोटा होना पड़ेगा दादा, बताइए। यदि इसको बड़ा करना है, यदि डेंसिटी को बड़ा करना है तो थीटा को छोटा होना पड़ेगा। सोचो ना आप, मैं क्या कह रहा हूं, थीटा की वैल्यू, देखो ये जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको थीटा को जितना स्मॉल रखना होगा उतना ही रखोगे, यानी कि थीटा रो 1 के केस में, रो 1 के केस में थीटा सबसे कम होगा, और उसके बाद θ2, उसके बाद θ3, यानी कि रो 1 बड़ा है रो 2 से, रो 2 बड़ा है रो 3 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में थीटा जो होगा 1,
ये बड़ा है ना, सबसे छोटा होगा θ2, इससे छोटा होगा θ3 से। समझो, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, डेंसिटी और थीटा के बीच में रिलेशन उल्टा हो गया। समझो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। यदि डेंसिटी बढ़ेगी तो कॉस थीटा, पूरा कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ना चाहिए। कॉस थीटा का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब थीटा डिक्रीज होता है, थीटा डिक्रीज होता है, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी पर, हायर डेंसिटी पर थीटा सबसे कम होगा, हायर डेंसिटी पर थीटा सबसे कम होगा, उसके बाद θ2 बड़ा होगा, उसके बाद θ3 बड़ा होगा। अब ये रेंज कहां तक आएगी? हमने ये देखा कि भाई वाटर और गिलास का जो वो कॉन्टेक्ट एंगल होता है वो जीरो होता है, यानी कि कॉन्टेक्ट एंगल जीरो भी हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, या जीरो से बड़ा ही होगा। नेगेटिव में नहीं होगा कॉन्टेक्ट एंगल, ध्यान रखना, नेगेटिव में नहीं होगा, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। और कहां तक ये जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री तक, π/2 तक, π/2 तक। क्यों? जब राइज की बात आ जाती है, राइज कब होता है? जब थीटा हमारा 90 डिग्री से लेस होता है। समझो भाई, कैपिलरी राइज कब होता है? जब थीटा हमारा 90 डिग्री से लेस हो। कैपिलरी फॉल जब होगा जब थीटा हमारा कहां हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो हम बात कर रहे हैं 0 से π/2 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। तो हमारा जो राइज आएगा हमारा 0 से, जो थीटा है वो 0 से, थीटा आएगा हमारा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए। और कहां तक? 90 डिग्री तक। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया। जैसे वाटर का एंगल होता है, वाटर का जो कॉन्टेक्ट एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, सही है, वो 0 से बढ़ के 90 तक जा सकता है। उसके बाद तो फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, फिर तो कैपिलरी फॉल होना चालू कर जाएगा 90 डिग्री पर। तो हम क्या करेंगे, जो थीटा है, θ1, θ2, θ3, 0 से π/2 के बीच में, और θ1 सबसे छोटा होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन देखो, θ1 को सबसे छोटा करना है, θ1 को सबसे छोटा करना है, एक इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है, सही है। बाकी में θ1 सबसे बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब थीटा की वैल्यू देखो, θ1, θ2, θ3, हमें 0 से, हमें राइज कर रहे हो ना, देखो π/2 से पाई तक जा रहा है, इसमें तो राइज फॉल हो जाएगा, इसमें तो फॉल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाएगा, तो ये तो फॉल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। तो θ1, θ2, θ3, यानी कि 0 से π/2 तक जाएगा, π/2 तक जाएगा। तो ये सब ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीजें हैं। जब डेंसिटी को आप कॉस थीटा से रिलेट करते हो तो उस तरीके से देखोगे भाई, कॉस थीटा की पूरा टर्म जो कोसाइन थीटा, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। उसकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी, क्योंकि थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम कॉस थीटा जो होता है, कॉस जो मैक्सिमम होता है वो थीटा 0 पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ कैपिटल एम इज द मास ऑफ वाटर दैट राइजेज इन अ लिक्विड और इन अ ट्यूब, यहाँ ट्यूब आ जाएगा, इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस r, then mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r, यदि 2r कर दी जाए, रेडियस 2r कर दी जाए, तो कितना मास हमारा राइज होगा। तो हमने अभी देखा था कि भाई जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। कैसे निकाला? ये हमने वही कंडीशन कि सर इसमें जो वाटर राइज हुआ है, मतलब वाटर या लिक्विड कोई भी राइज हुआ है, ये राइज हुआ है किसकी वजह से? सरफेस फोर्स की वजह से, इसकी वजह से, सरफेस फोर्स की वजह से राइज हुआ है। तो ये जो सरफेस फोर्स है, यानी कि ये जो थीटा है, यानी ये जो इसका वर्टिकल फोर्स है, ये एफ एस कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? एफ एस कोस थीटा। 2 नहीं करना है, देखो ये एक सरफेस पर पेरीफेरी पे लगा हुआ है, सही है, ये एक ही फोर्स है जो पेरीफेरी पे लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, यही रेस्पॉन्सिबल होगा टू रेज द वेट ऑफ दिस लिक्विड, वेट ऑफ दिस लिक्विड, ये होता है mg, ये हो जाएगा mg। एफ एस क्या हो जाएगा? हमारा सरफेस टेंशन फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये हो जाएगा हमारा टी इंटू लेंथ। देखो हमारा जो टी होता है वो होता है एफ अपॉन लेंथ। यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी? ये पूरे पेरीफेरी पे लगा हुआ है, तो यहाँ से जो फोर्स निकालेंगे टी इंटू लेंथ, लेंथ की जगह पर 2πr, 2πr, यहाँ से देखो 2πr cos थीटा इक्वल टू mg। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी लिक्विड में ट्यूब तो बदली है, हमने ट्यूब की सिर्फ रेडियस बदली है और उसी लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका सरफेस टेंशन भी चेंज नहीं होगा, ये भी सेम रहेगा, 2π सेम है, cos थीटा, यानी कि वाटर मतलब कोई भी लिक्विड वाटर है तो उसका कॉन्टेक्ट एंगल तो चेंज नहीं होगा, या कोई भी चीज है, मान लो मरकरी हो गया या फिर कोई और लिक्विड हो गया, तो सरफेस कॉन्टेक्ट तो क्या है, सरफेस उसकी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, थीटा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सब लिक्विड के लिए अलग अलग थीटा होता है।
तो ये भी चेंज नहीं होगा। यहां से देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगी। जी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये भी सेम है। तो आर जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाता है। तो पहली कंडीशन में रेडियस आर है, दूसरी कंडीशन में 2r कर दिए। पहले में कैपिटल एम मास को राइज कर रहा है, अब दूसरे में देख लो, आर से आर कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू आएगी, m2 कैपिटल एम, 2 कैपिटल एम, ऑप्शन ए सही है। हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी बताइए। चलिए फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए, सिंपल है यार, ये पहले भी आया ना क्वेश्चन, उसमें वैल्यू दे रखी थी बस। देखो ये एडवांस 2024 एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है कि एडवांस में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। कीजिए। हुआ या नहीं? चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए स्फेरिकल सोप बबल है, ध्यान रखना। ए स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर एट प्रेशर P नॉट इक्वल टू 10⁵ PA हैज अ सर्टेन रेडियस सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द होल इज डेल्टा P। एक्सेस प्रेशर जो है उसके बीच में, यानी कि वो कितना दे रखा है आपको, डेल्टा P दे रखा है, और 144 PA दे रखा है। नाउ द चैम्बर प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया है, कितना, 8P नॉट बाई 27, यानी कि 8P नॉट बाई 27, सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंजेज, रेडियस चेंज हो जाती है और उसका एक्सेस प्रेशर चेंज हो जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, assuming air to be an ideal gas and the excess pressure delta P in both the cases में to be much lesser than the chamber pressure the new excess pressure हो गया, न्यू एक्सेस प्रेशर पूछा है। दूसरी कंडीशन में जब उन्होंने चैम्बर का प्रेशर घटा दिया है, उस कंडीशन में न्यू एक्सेस प्रेशर क्या होगा, बताइए कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कुछ आइडिया बताइए। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी है, सही है। पीवी इक्वल टू एनआरटी है। इन्होंने कहा है कि जो एयर है वो उसको हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एयर को आइडियल गैस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पी इनसाइड होता है, तो देखो एनआरटी ये तो कांस्टेंट रहेगा, एनआरटी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, उन्होंने बोल दिया कि टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, आर भी कांस्टेंट और एन भी कांस्टेंट। तो हम यहां से क्या कर लेंगे भाई, देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम ये देखें कि जो पी आई है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, जो पहले वाली केस में पी आई था, वी आई इक्वल टू P2 V2, पहली बार केस में और दूसरी बार केस में। अब पहले वाले केस में आप एक चीज देखिए, पी इनसाइड कैसे लिखते हैं हम, तो प्रेशर बबल में देखो पी इनसाइड इक्वल्स टू पी आउटसाइड प्लस 4T लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, बताइए यही लिखते हैं, ये लिख लेंगे, यहां पर पहली कंडीशन में ये लिख लेंगे। चलिए हमने क्या किया, और देखो चेंज इन प्रेशर कैसे लिखते हैं, चेंज इन प्रेशर लिखते हैं हम 4T/R, 4T/R ये लिखते हैं, ये चेंज इन प्रेशर है, भाई। और आप एक चीज देखो ये वैल्यू चेंज इन प्रेशर है, तो हम पी आई को हम देखो समझो, हमने क्या कर रहे हो भाई, पी आई माइनस पी नॉट, ये तो आपका चेंज इन प्रेशर है। आप इस तरीके से देखिए, यदि हम पी आई को रखना है तो हम डेल्टा पी प्लस पी नॉट रख सकते हैं, बताइए कोई समस्या परेशानी। पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू डेल्टा पी है, चेंज इन प्रेशर है। यदि पी आई को हम पी नॉट इधर पहुंच जाएगा, पी डेल्टा पी प्लस पी नॉट रखें तो कोई समस्या हो जाएगी। पी नॉट की जगह पे 4T/R है, हम उसे बाद में चेंज कर लेंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं, इसकी जगह पे रखते हैं। देखो पी कंडीशन है, शुरुआत की कंडीशन में हम क्या रखते हैं, डेल्टा पी प्लस पी नॉट,
पी नोट दे रखा है उसमें, पी नोट, ओके परफेक्ट। वॉल्यूम भाई स्पेरिकल क्या है, सो बबल है, उसका वॉल्यूम होगा कुछ 4/3 पाई R1 कर देते हैं, इसका क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू। इसी तरीके से दूसरे वाली कंडीशन में भाई डेल्टा पी है, चेंज इन प्रेशर होगा कुछ, ये जो न्यू वाला चेंज इन प्रेशर है। और पी नोट की जगह पे इन्होंने क्या कर दिया है भाई, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है, यानी कि यहां पर आप 8 पी नोट बाई 27 लिखेंगे, 27 लिखेंगे, ओके, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यू। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जानी है, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जानी है, बताइए हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए यहां से क्या बच रहा है, देखो यहां से बच रहा है डेल्टा पी प्लस पी नोट R1 क्यू इक्वल टू डेल्टा पी प्लस 8 पी नोट बाई 27 इंटू R2 क्यू हो जाएगा। अब देखो यहां पर इन्होंने एक खूबसूरत कंडीशन कही है, देखो यहां डेल्टा पी इन बोथ द केसेस इज टू बी मच स्मॉलर देन द चैम्बर प्रेशर। देखो चैम्बर प्रेशर ये है पहली दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन में पी नोट है, चैम्बर प्रेशर जो है ये यही तो पी नोट है, ये पी नोट है, ओके। और इस कंडीशन में क्या है, ये है, इस कंडीशन में ये है। पर आप एक चीज ध्यान में दो, एक चीज ध्यान दो, तो ये जो पी नोट है, सोचिए ये जो पी नोट है इसकी कंपैरिजन में ये डेल्टा पी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ध्यान दीजिए। यदि हम इसमें डेल्टा पी से इंटू करें, डेल्टा पी से इंटू करें तो ये डेल्टा पी स्क्वायर प्लस डेल्टा पी इंटू पी नोट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके P1 ये हो जाएगा, बताइए, सॉरी ये R1 है ना, R1 क्यू इसी तरीके से इधर कर लो, ये हो जाएगा डेल्टा पी न्यू, ये है न्यू, सही है। चलो फिलहाल इसको अभी इधर ही रहने देते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है कि डेल्टा पी इज मच लेसर देन चेंज इन प्रेशर, तो इसके कंडीशन में ये इसको नेग्लेक्ट कर लो, ठीक है, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर लो, तो हमारे पास जो पी नोट आएगा, पी नोट R1 क्यू बराबर P2 ये क्या आ रहा है, पी नोट ये आ रहा है 8 पी नोट अपॉन 27, ये हो जाएगा भाई। ये तो देखो ये चेंज इन प्रेशर ये हमारा कंटेनर का प्रेशर है, इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि डेल्टा पी इन बोथ द केसेस टू बी मच स्मॉलर देन द चैम्बर प्रेशर, मच स्मॉलर है, तो इसको इसके कंपैरिजन, मान लो ये 100 है या फिर ये 1000 है मान लीजिए, और ये 1 है ऐसे समझो, तो ये 1001 हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो यहां से पी नोट R1 क्यू, अब यहां पर चैम्बर प्रेशर कितना है 8 पी नोट बाई 27 इंटू R2 क्यू। अब यहां से आप एक चीज देखो, पी नोट से पी नोट कट गया, ओके, 27 इधर आ जाएगा, या फिर आपका इसका रूट की लो, क्यूबिक रूट लो, तो ये R1 रह जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, और 27 का 3 हो जाएगा, और ये R2 हो जाएगा, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, देखो ये आपने लिख लिया, चलो यहां देख लेते हैं, अब ये खत्म हो गया क्वेश्चन। हमें क्या चाहिए, रेडियस का हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया, तो सिंपल है, यदि डेल्टा पी न्यू निकालना है, न्यू, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 40 बाई R2, ये होता है भाई चेंज इन प्रेशर, तो ये है हमारा सोप ओवर में, अपॉन डेल्टा पी ओल्ड जो है, ओल्ड रेशियो इसमें 40 अपॉन R1, सही है, 40 से 40 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो रेशियो R1 ऊपर पहुंच जाएगा, R1 ऊपर पहुंच गया, R2 नीचे आ गया, सही है। चलिए ये भी कर लेते हैं। अब डेल्टा पी न्यू निकलवाया है, न्यू, ओल्ड कितना दे रखा है, ओल्ड कितना दे रखा है 144, और ये R1 अपॉन R2 2/3 ये हो जाएगा। अब इसको इंटू कर लो, देखो 144 को इधर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 144/3, 3 से काट लो,
3 चौक 12, 2 बच रहे हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अब 2 के इससे इंटू कर दो, कितना हो जाएगा देखो, 8 में इंटू करोगे 2 से 16, 6 हो जाएगा, हाँ चले 1 और 9, 96। तो जो डेल्टा पी न्यू जो आया वो आ गया आपका 96 PA। सही है, हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी? बस आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, वहां पे डेल्टा पी की यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा डेल्टा पी को, ठीक है। उसने ये जो लाइन लिखी है, डेल्टा पी इन बोथ द केसेस टू बी मच स्मॉलर देन द चैम्बर प्रेशर, वो इसीलिए लिखी है क्योंकि आप इस डेल्टा पी को नेग्लेक्ट कर सको। इसके बिना फिर आप बहुत सारी चीजें आएंगी आपके सामने, दिक्कतें आ जाएंगी, इस वजह से चीजें नहीं करनी है। सही है, चलिए यहां से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो जाएगा। बताइए भाई, हो जाएगा या कोई समस्या है? यदि कोई समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे हमें कोई चीज समझ में नहीं आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देयर इज एन एयर बबल ऑफ देयर इज एन एयर बबल सॉरी देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 0.075 न्यूटन पर मीटर एंड डेंसिटी 1000 at a depth of 10 centimeter below the free surface. The amount by which the pressure inside bubble is greater than the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. बताइए, एयर बबल है ऑफ देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन। लिक्विड के अंदर है एयर बबल, ध्यान रखना है। तो जब कोई भी बबल हो, एयर बबल है, अभी लिक्विड के अंदर है तो उसमें सरफेस एरिया एक सिंगल ही रहता है। भाई देखो, यदि ये बाहरी होता, ये बाहर होता, लिक्विड में नहीं होता, तो अंदर भी एयर होती, बाहर भी एयर होती, बाहर भी एयर हो जाती, ये लिक्विड का सरफेस हो जाता, ये सरफेस हो जाता बबल का, तो इसमें दो सरफेस हो जाते। अब हमने क्या कर दिया, इसी एयर बबल को हमने लिक्विड में ड्रिप कर दिया, एक लिक्विड में कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड है, यहाँ लिक्विड हो जाएगा, तो सरफेस एरिया एक सिंगल ही होगा, एक सिंगल ही होगा। ठीक है, द अमाउंट बाय विच द प्रेशर इनसाइड बबल इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पूछा है। कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई? देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन दे रखा है, एंड डेंसिटी दे रखी है एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। द अमाउंट बाय विच प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलिए देखो, जो चेंज इन प्रेशर निकालते हो वो होता है हमारा पी नॉट प्लस 2T/R। 2T/R होता है क्योंकि एयर बबल है। देखो एयर बबल है लेकिन लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के जब अंदर होगा तो हम उसे सोप बबल की तरह कंसीडर नहीं करेंगे, एक लिक्विड की तरह, लिक्विड ड्रॉप की तरह कंसीडर करते हैं। ध्यान देना इस को, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका सरफेस एरिया सिंगल रहता है। अब लिक्विड की जगह पे उन्होंने क्या किया भाई, एक लिक्विड है जिसका क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस टेंशन बस एयर का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि ये हो जाता है हमारा, ये कितना होता है, ये पी आई माइनस पी नॉट ये होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, ये सॉरी ये क्या है, ये हमारा पी आई है, ये पी आई हो जाएगा। ये पी नॉट क्या होता है? पी नॉट एक्चुअल में क्या होता है कि आउटसाइड का, देखो इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से देखो, यहाँ पे एयर बबल है, यहाँ एयर बबल है, आउटसाइड का प्रेशर देखते हैं, ये वाला जो होता है, और ये लिक्विड में ड्रॉप है, लिक्विड में ड्रिप्ड किया गया है, तो पी नॉट यहाँ होगा, और ये हाइट एच होगी मान लो। तो यहाँ जो प्रेशर निकालोगे इसके आउटसाइड का, जस्ट आउटसाइड का जो प्रेशर निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच निकलेगा, रो जी एच। अब प्रेशर आउटसाइड ये हो जाएगा, ना कि आपका पी नॉट रहेगा, ये हो जाएगा। प्रेशर आउटसाइड, जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी नॉट की जगह पर पी नॉट प्लस रो जी एच लिखोगे प्लस 2T/R। सही है। अब इन्होंने पूछा है कि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने जो बाहर माना है ये 2 हो गया, तो यहाँ पर पी आई माइनस पी नॉट,
ये रो जी एच प्लस 2t/r, इसकी वैल्यू रख दो, जो भी आएगी आंसर आ जाएगा। रो कितना है 1000 दे रखा है, जी की वैल्यू आप 10 लिख लो, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो जाएगी, प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.075, आर कितना दे रखा है, आर 1 mm है, तो 10⁻³ ये हो जाएगा, ये ऊपर 10⁻³ पहुंच जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से इसको देखो 2 इंटू 0.075, 75 में आप 2 से इंटू करते हो तो 150 होता है, 150 में 3, देखो 150 हो जाएगा, इन दोनों का इंटू 3 अंक बाद जीरो निकाली तो ये पॉइंट, यानी कि 0.150 इंटू 10⁻³, ये 3 ऊपर से नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहां से एक चीज देखा, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। अब इसमें इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 1.15 है, इसमें 3 जीरो से इंटू करनी है, तो ये हो जाएगा 1150 पास्कल। पास्कल में ही पूछा है, हाँ पास्कल में पूछा है, तो ये हो जाएगा 1150। सही है। हमने क्या कहा था, देखो किसी बच्चों को ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं हो तो ये जो होता है पी आई, ये पी आउटसाइड होता है, आउटसाइड होता है 2t/r, ओके, ये आउटसाइड होता है। आउटसाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर आउटसाइड में वाटर है, पहले जब ये एयर में होता है, कोई बबल एयर में होता है तो उसे हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन हमें उस बबल को वाटर के अंदर डाल दिया, या फिर किसी और डेंसिटी, इसमें तो वाटर दे रखा है, वाटर में डाल दिया या किसी लिक्विड में डाल दिया, अब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा, वहां प्रेशर आउटसाइड, इसके आउटसाइड प्रेशर आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पी नोट मान लो, इसको मान लेते हैं हम पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एच डेप्थ नीचे है, तो यहाँ पर इसके जस्ट आउटसाइड पे प्रेशर कितना हुआ, रो जी एच प्लस पी नोट या पी एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पर हमें पी नोट प्लस या पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच रखना पड़ेगा, और 2t/r, यहाँ पे 4t/r नहीं रखना है, बबल देखते ही आप 4t/r पे टूट पड़ो, वो गलत हो जाएगा फिर। सही है, क्योंकि हमने उस बबल को किसी एक लिक्विड में डाल दिया है, किसी अंदर, बार बार बताया मैंने, पहले भी बताया काफी बार, किसी भी बबल को हम लिक्विड के अंदर डाल दें तो वो एक सरफेस की तरह, एक ड्रॉप की तरह काम करता है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है देखो, चलिए। When a long glass capillary tube of radius 0.015 centimeter is dipped in a liquid, the liquid rises to a height of 15 centimeter within it. If the contact angle between the liquid and glass is close to 0°, the surface tension of the liquid to the nearest integer is, surface tension पूछा है और मिली न्यूटन में पूछा है, मिली न्यूटन पर मीटर में पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है, उसमें निकालना है। When a long glass capillary tube of radius 0.015 centimeter is dipped in a liquid, the liquid rises to a height of 15 centimeter within it. If the contact angle, सिंपल है, देखो रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपको 0.015 सेंटीमीटर में दे रखा है, ध्यान रखना है, एच लिक्विड राइज दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ओके, थीटा दे रखा है 0°, आपको टेंशन पूछा, सरफेस टेंशन पूछा है, तो निकल जाएगा सरफेस टेंशन, यानी कि कैपिटल राइज, यानी कि कैपिलरी राइज कितना होता है 2t cos थीटा बाई रो जी आर, देखो cos थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 0 दे रखी है, cos थीटा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमें t निकालना है तो t निकाल लो यहाँ से, ये सारी वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, तो जो t की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी रो जी एच इंटू आर बाई टू, ये वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू निकालनी है ना, हाँ टी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या आएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है 900, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू, एच कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर बना दिया हमने, 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बना दिया, n2, आर कितना दे रखा है, आर पे रखा है 0.015 इनटू, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमने मीटर में बना दिया, डिवाइड बाई टू,
सही है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, ये 2 जीरो है तो ये -2 जीरो कट जाएगा। सही है, तो इधर ऊपर क्या बचेगा 10, सॉरी ये 9 हो गया इनटू। अब देखो ये जो 10 है, ये 10 है, इसको हम इसमें इंटू कर दें, इसमें इंटू कर दें तो एक पॉइंट पीछे पहुंच जाएगा, ये पॉइंट 0.15 हो जाएगा। ये 15 है, ये कितना पहुंच जाएगा भाई 0.15 पहुंच जाएगा इंटू 10⁻²/2। ओके, ये हो जाएगा। चलिए अब कैसे करते हैं, अब देखो ये हो जाएगा 10 टू, ये नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, जब पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो भाई 2 जीरो आ जाएंगे। ऊपर क्या बचता है देखो 9 इंटू 15 की 15 से इंटू कर दोगे तो ये 225 हो जाता है, 225 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू, अब देखो ये है 10⁻², नीचे 100 है तो जो नीचे वाला 100 है वो ऊपर जाएगा तो 10⁻² बन जाएगा। -2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ये हो जाएगा। बताइए अब इसका इंटू कर लो, सिंपल। कैसे करोगे देखो, पहले 9 से इंटू कर लेते हैं, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 18 4 22 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20/2 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो, अब 2 से इंटू कर लो, डिवाइड कर इसमें कर लो 1012.5, सही है 0.5 इंटू 10⁻⁻4, और -4 हटाओगे तो 4 अंक बाद ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ, पॉइंट लग जाएगा यहाँ। सही है, पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया 0.10125, ये आया आपका न्यूटन पर मीटर में आ गया। देखो यही तो आया भाई हमारे पास 2025 में डिवाइड किया 2 से। आप सिंपल ध्यान दो, ये देखो ये आया, ये ध्यान दो 2025 में आपने 2 से डिवाइड किया है तो ये 1012.5 आ गया, ये इस तरीके से आएगा 10⁻⁻4 है। सही है, ये है। अब यहां इस तरीके से देखो 1012.5 इंटू 10⁻⁻4 है। यदि मिली बनाना है, मिली बनाना है तो 10⁻3 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहां से सिर्फ -10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा 0.5 है। 10⁻⁻1 को हम नीचे 10 ले जा सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दो तो ये 101.25 बच रहा है ना, मिली न्यूटन पर मीटर, 101.25 बच रहा है। तो इन्होंने पूछा कि नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो नियरेस्ट वैल्यू हम लिख लेंगे 101, 101 मिली न्यूटन पर मीटर। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी बताइए, कर लेंगे, कैलकुलेशन तो इजी है, फॉर्मूला यहां से आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 2009 में आया हुआ। टू सोप बबल्स A and B are kept in a closed chamber where the air is maintained at a pressure of 8 Newton per meter square. The radius of bubble A and B are 2 cm and 4 cm respectively. Surface tension of the soap water used to make bubble is 0.04 Newton per meter. Find the ratio of NV upon NA, where NA and NV are the number of molecules of air in bubble A and B respectively. Neglect the effect of gravity. नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखो टू सोप बबल है, टू सोप बबल है। अब इसमें उन्होंने कह दिया कि भाई सोप बबल है, ठीक है, तो ये एनवी अपॉन एन ए हमें पता है कि सोप बबल है। सोप बबल के अंदर क्या होता है, एयर ही तो होती है, एयर ही तो होती है। तो हमने क्या किया, एन को एयर को आइडियल गैस मान के हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया, एनआरटी लगा दिया, और कोई तो फॉर्मूला बचता नहीं है जिसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए। तो हमने क्या कह दिया कि हमने 1 के केस में लगा दिया एन। यदि हम देखो आरटी कांस्टेंट है, आरटी कांस्टेंट है, यदि हम एन की वैल्यू निकालने लगे, एन बी की वैल्यू निकालने लगे, ये रेशियो पूछा ना एन ए, तो देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, एन के सामने पी भी है, तो पी बी वी बी दोनों कंडीशन में, यानी कि पी इंटू वी बी के केस में और पी इंटू वी ए के केस में। सही है, रेशियो तभी निकलेगा। भाई आप एक चीज ध्यान दो, ये प्रेशर इनसाइड होता है। प्रेशर इनसाइड क्या होता है, सोप बबल में प्रेशर इनसाइड जो होता है P0 प्लस 4T/R होता है, 4T/R होता है।
अब इन्होंने कह दिया कि जो चैम्बर है वेयर द एयर इज मेंटेन्ड एट 8, यानी कि ये जो पी है ये आउटसाइड चैम्बर का प्रेशर जो है वो 8 दे रखा है, दोनों की कंडीशन में 8 ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा ये पी आई हो जाएगा 8 प्लस 4T/R, 4T/R बी के केस में, बी का ऊपर वाला लिख रहा है ना ये, और रेडियस यानी कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बी बबल बी, तो वॉल्यूम ऑफ बी कर रहे हो तो ये हो जाएगा 4/3πr बी का क्यू। ओके, ये हो जाएगा अपॉन, इसी तरीके से ये कर देंगे, चैम्बर प्रेशर 8 है, 4T/R ए इंटू 4/3πr ए का क्यू। ठीक, देखो ये टर्म तो कट जानी है। अब यहाँ वैल्यू रख लो, यहाँ वैल्यू रख लो 8 प्लस 4 इंटू टी, टी कितना दे रखा है दोनों कंडीशनों में, सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.04 है, अपॉन आर बी यानी कि रेडियस ऑफ बबल बी, रेडियस ऑफ बबल ए एंड बी 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो बी की कितनी है 4 सेंटीमीटर है, बी की कितनी है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में बनाओगे तो 0.04 हो जाएगी, 0.04 हो जाएगी। ओके, हो जाएगी आर बी, ये हो जाएगी 0.04 का, इसे हटा दो, ठीक है, आर बी का क्यू करना है ना, अब ये हो जाएगी 0.04 का क्यू, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू 0.04, और नीचे क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ बबल ए, रेडियस ऑफ बबल ए कितनी 2 सेंटीमीटर है, मीटर बनाओगे तो ये हो जाएगा 0.02, इसी तरीके से ये हो जाएगी 0.02 का होल क्यूब, होल क्यूब। अब यहां से देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये 0.4 से 0.04 से ये कट जाएगा, ये 4 बचेगा, ये 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, देखो ये 12 हो गया, अपॉन ये क्या हो जाएगा, देखो ये 0.04 से ये 0.04 है और नीचे 0.02 है, ये 2 टाइम चला जाएगा, तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, ये नीचे 16 आ जाएगा। ओके, अब नीचे यहाँ देखो ये रेशियो, देखो ये रेशियो है, अब इसको इस तरीके से सोचो कि 0.04 डिवाइड बाई 0.02 का होल क्यूब है, होल क्यूब है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है तो ये 8 हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स, 2 से 12 को काटेंगे 6, यानी कि रेशियो आ जाएगा आपका 6, रेशियो कितना आ जाएगा आपका एन बी बाई एन ए, ये आ जाएगा 6। सही है, कोई समस्या परेशानी बताइए, हो जाएगा, सिंपल ही है ना, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो, ए यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस आर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू अ बीकर फिल्ड विद वाटर, the water rises to a height h in the capillary tube above the water surface in the beaker, the surface tension of the water is sigma, the angle of contact between water and the wall of the capillary tube is theta, ignore the mass of the water in the meniscus, which of the following statement। तो इस कंडीशन में तो हमारी जो हाइट होती है, कैपिलरी राइज होता है वो 2t, सिग्मा दे रखा है t की जगह पर cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये दे रखा है, ये होता है भाई, यही होता है। अब ऑप्शन चेक करो, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आर, ऑब्वियसली बात है भाई, देखो यहां से आप ये कंडीशन देखते हो, जो एच है आर का रेशियो 1/r है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि आप आर को इंक्रीज करते हो, इंक्रीज इन आर, तो एच क्या होगा, डिक्रीज होगा, एच डिक्रीज होगा, यानी कि फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीज विद इंक्रीज इन आर, हाँ आर को इंक्रीज करते हो एच डिक्रीज हो जाता, ठीक है भाई, ये तो ठीक है, सही है, पहला ऑप्शन तो ठीक है। ऑप्शन 2 देखो, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, ये तो डिपेंड कर रहा है ना भाई, सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है, यानी कि एच बी में देखें तो जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, और ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है ना, गलत हो जाएगा, डिपेंड करता है वो भी लीनियरली,
लीनियरली डिपेंड करता है। सी की बात करें, ये ए हो गया। सी की बात करें, if this experiment is performed in a lift going up with a constant acceleration then h decreases। अब सोचो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम एक लिफ्ट में रख दें, पूरी लिफ्ट में रख दें, उसको हम ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा दें, तो आप एक चीज देखोगे, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो हमारी ट्यूब है जिसमें वाटर राइज हुआ है, उसमें नीचे की तरफ, उसमें नीचे की तरफ एक सीडो फोर्स लगेगा। सीडो फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, नीचे की तरफ सीडो फोर्स लगेगा। पहले से एम जी लगा हुआ है, एम जी लगा हुआ है, तो एम निकालोगे यहां से ए प्लस जी, ए प्लस जी। अब यहां पर ये जो जी इफेक्टिव है, जो हम एम जी रखते थे, एम जी इफेक्टिव रखेंगे, यानी कि जी इंक्रीज हो गया, जी इंक्रीज हो गया। अब जो एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव है। हमने रेस्ट में देखा था कि भाई हमने जो हमारा जो अरेंजमेंट था, एक्सपेरिमेंट था, वो रेस्ट में था। यदि उस पर एक नीचे की तरफ पहले एमजी लग रहा था, सिंपल एमजी लग रहा था, अब उस लिक्विड को, यानी कि उस अरेंजमेंट को हमने एक लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करा दिया, तो क्या होता है उस कंडीशन में, नीचे की तरफ एक सीडो फोर्स काम करता है हमारे एक्सपेरिमेंट पर, हमारे एक्सपेरिमेंट पर सीडो फोर्स काम करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन जुड़ जाएगा। जो जी इफेक्टिव हम जी यूज करते थे, जी यूज करते थे सेंटर ऑफ, यानी कि ग्रेविटी है, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब उसमें ऐड हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, तो जी इफेक्टिव यूज होगा हमारा। यहाँ पर हम पहले भी यूज कर सकते हैं जी इफेक्टिव को, किस तरीके से जी इफेक्टिव यूज करते हैं, तो यहाँ जी की जगह पर जी इफेक्टिव आएगा और जी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि जी की वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ से एच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है। अब जी की वैल्यू बढ़ाओगे, जी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये टोटल वैल्यू तो घटेगी ना, टोटल वैल्यू घटेगी, यानी कि एच की वैल्यू घटेगी। तो इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ लिफ्ट गोइंग अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन एच डिक्रीज। हाँ सही बात है भाई, जी इफेक्टिव बढ़ गया तो आपकी एच डिक्रीज हो गई, तो सही है, ऑप्शन ठीक, ऑप्शन सी ठीक है। अब बात करते हैं डी की। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल, एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल, ये कह रहा है ना डी ना। एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा नॉट थीटा, थीटा नहीं होगा, कॉन्टैक्ट एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं होता, कोसाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचो, ये प्रोपोर्शनल का मतलब है कि थीटा बढ़ाने से एच इंक्रीज होता है, ये थीटा, इसका मतलब ये है। अब इससे क्या चेंज हो जाएगा, थीटा बढ़ाने से एच डिक्रीज, पूरा चेंज हो गया मामला, पूरा चेंज हो गया, यानी कि थीटा बढ़ाने से एच डिक्रीज होता है। ये तो कह रहा है प्रोपोर्शनल है ना, गलत है भाई, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सोचिए, ये लास्ट में हो सकता है, बाकी तो ऑप्शन सारे सिंपल ही है, हो सकता है लास्ट वाले में आप गलती कर दो कि एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा पूछा है ना, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं होता, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों में अंतर क्या है भाई, पहले केस में यदि हम एच को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा कर देते हैं, इसका मतलब है थीटा बढ़ाने से एच इंक्रीज होगा, और दूसरे के मतलब में जो एक्चुअल में कंडीशन है हमारे पास, उसमें थीटा बढ़ाने से कोसाइन, जो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, एच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये तो दोनों मामला उल्टा हो गया ना, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत है। तो ऑप्शन हमारा जो पहला ए है वो ठीक हो जाएगा, और सी है ये ठीक हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये एडवांस में आया हुआ है। ए गिलास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड है अपेक्स एंगल अल्फा, कौन है ट्रंकेटेड, कौन है एक ट्रंकेटेड कौन है, एंड अपेक्स एंगल अल्फा, सो दैट इट्स टू एंड हैव अ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडियस। दोनों क्रॉस सेक्शन जो है इसके, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है और यहाँ के जो क्रॉस सेक्शन है, उनका रेडियस दोनों का अलग अलग है। when liquid when dipped in a water vertically, water rises into a height of h where the radius of cross section is b। यहाँ पर जो रेडियस है वो b है। if the surface tension of water is s दे रखा है, its density is rho naught, sorry rho, and its contact angle with the glass is theta, the value of h will be, अब देखो, अभी कंडीशन को देखते हैं हम भाई। हमारे पास एक ट्रंकेटेड कोन है, इस तरीके से देखिए,
ये है, सही है। अब हम वाटर राइज देख रहे हैं, नीचे तक नहीं देखते, यहाँ तक ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रेडियस होगी, यहाँ कुछ रेडियस होगी, हम यहाँ देख लेते हैं, ये इस तरीके से ये देख लेते हैं। तो ये जो होगी ये कैपिटल राइज होगी, यानी कि एच जो वाटर राइज हुआ है ये, यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। तो देखो किस तरीके से निकालोगे। मान लीजिए ये हम नीचे कर लेते हैं, ओके। ये जो इन्होंने रेडियस दे रखी है बी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ओके सही है। जब हमने इसमें ट्यूब डिप किया, ये जो ट्यूब है डिप हुआ है, सही है, ये जो डिप है इसमें हमने जो वाटर है वो इंक्रीज हुआ, तो हमने ये देखते हैं कि जब वाटर गिलास ट्यूब में ऊपर राइज करता है तो यहाँ मिनिस्कस बनाता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो, ध्यान देना है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल ही है, और इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से इस तरीके से ये टच करते हुए इस तरीके से मिनिस्कस बनाएगा, इस पे टच करते हुए ये, सही है भाई। इस तरीके से तो वाटर जाएगा ना, एक ऊपर मिनिस्कस बना लेता है वो वाटर, यदि गिलास में इंक्रीज कर रहा है तो एच हाइट तक इंक्रीज कर रहा है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ से एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि भाई ये तो सरफेस हो गया हमारा वाटर का और ये सॉलिड हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से एक टेंजेंट खींचते हैं, ये टेंजेंट खींचते हैं, ओके। और एक लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट खींचते हैं, यही तो हम कॉन्टेक्ट एंगल ड्रॉ करते हैं, ये हो जाता है हमारा थीटा, ये हो जाता है थीटा, यही तो कॉन्टेक्ट एंगल होता है। मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑन द सॉलिड एंड टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, यही तो थीटा होता है। सोचिए, यही तो एंगल होता है दादा, ये वाला। अब इसको हम वर्टिकल से देखें, वर्टिकल से यहां से देखें। अब ये देखो, ये जो है इसको हम यहां से देखते हैं, तो ये तो पूरा एंगल, जो पूरा एंगल अल्फा है, ये हाफ एंगल अल्फा बाई 2 हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। बताइए समस्या, कोई परेशानी, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब यहां से हम रेडियस लेते हैं, यहां से हम क्या लेते हैं, ये, और ये हमारी, यहां से हम रेडियस खींचते हैं एक कैपिटल आर, ओके। ऐसे तो निकालते हैं हम, ये हो गया हमारा बी, और ये क्या हो गया भाई, देखो ये यहां से सही से नहीं दिख रहा होगा, ये हो गया एंगल थीटा प्लस। अब देखो ये जो होता है ना, ये वाला, ये जो सरफेस का टेंजेंट है, यदि मिनिस्कस की रेडियस, मिनिस्कस का रेडियस यहां देख लेते हैं, देखो इस तरीके से देखो, यहां देखो ये इस तरीके से है, इस तरीके से सही से देखेगा, ये मिनिस्कस का सेंटर है। हमने यहां पर, हमने यहां टेंजेंट खींचा है, सॉरी देखो यहां टेंजेंट खींच रहे हैं हम, ये एक टेंजेंट खींच रहे हैं इससे, ये। तो यहां से जब रेडियस से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर जाएगा भाई। हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी पर एक टेंजेंट खींचते हैं उसके सरफेस पर, और कोई लाइन जो पास कर रही है परपेंडिकुलर से, तो वो उसको 90 डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। ये ध्यान से देखना, देखो ये हो गया, ये हम ये कर लेते हैं। अब आप यहां से देख रहे हो ये एंगल क्या है, ये एंगल भाई टोटल पूरा देखो एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 है, सही है, अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 है, ये जो है ये अल्फा बाई 2 हो गया। अब देखो ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये वाला थीटा है, मान लो इसको फाई मान लेते हैं, इसको फाई मान लेते हैं, ये फाई है, ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाइव होगा। बताइए ये 90 माइनस फाइव होगा, 90 माइनस फाइव होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले सिस्टम में, ये भाई ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री है। अब ये एंगल हमारा 90 माइनस फाइव है, तो ये फाइव हो जाएगा, यानी कि जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ है, और ये कैपिटल आर है और ये बी है। भाई ये वो वाली कंडीशन बन गई ना जब हम एच निकालते थे, एच इक्वल टू 2t बाई रो जी कैपिटल आर। अब यहां से आर निकालोगे, यहां से आर निकालोगे तो आर क्या आता है हमारा बी बाई, सॉरी देखो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई आर, बी बाई आर, बी बाई आर। अब बी बाई आर इसमें रख दो, देखो कहा ऑप्शन, यहां देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू 2t हो जाएगा रो जी
आर की जगह पे आप क्या रख रहे हो, तो आर की जगह पे रख रहे हो आप, आर की जगह पे देखो कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन आर है, तो आर की जगह रखोगे बी अपॉन, ये फाई है ना, फाई, ये फाई, बी अपॉन कॉस फाई ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस फाइव ऊपर पहुंच जाएगा। अब कॉस फाइव की जगह पे, कॉस फाइव की जगह पे क्या है हमारा, थीटा प्लस एल्फा बाई टू है, तो एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई टू अपॉन रो जी डी, ये कैपिलराइज हो जाएगा, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला यही तो पूछा आपसे, यही पूछा है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। देखो यहाँ पे डेरिवेशन काम आ गई, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे तब भी आ जाता। डायरेक्ट फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हम करते हैं सर, ये एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा है अपॉन रो जी वी है, रो जी आर है, रो जी आर है सर, आर की जगह पे तो वी हो गया क्योंकि रेडियस वी दे रखी है ऊपर वाली, कॉन्टेक्ट वाली जो है। कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर सिर्फ आपने ये देखा होगा जो एंगल कॉन्टेक्ट एंगल है, वो कॉन्टेक्ट एंगल चेंज होकर थीटा इक्वल टू एल्फा बाई टू हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप रख सकते हो, थीटा की जगह पर थीटा प्लस एल्फा बाई टू रख सकते हो, क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल जो होता है, कॉन्टेक्ट एंगल सिर्फ ये होता है, ये वाला है, यानी कि ये जो सरफेस हो गया, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कॉन्टेक्ट एंगल हमारा, ठीक है, ये एल्फा बाई टू है। लेकिन जब हम वो रेडियस रखते हैं, ये वाली मिनिस्कस की जो रेडियस रखते हैं यहाँ से कैपिटल आर और बी के बीच में, ये जो एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल, भाई ये थीटा था ना, कॉन्टेक्ट एंगल तो अभी भी यही है, कॉन्टेक्ट एंगल उतना ही है, लेकिन ये जो चेंज हो गया इसकी वजह से, ये वाला जो फाई हो गया, ये फाई हो गया हमारा थीटा प्लस एल्फा बाई टू, एल्फा बाई टू। और जब हम रेशियो इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं तो कॉस फाई करते हैं, कॉस फाई में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको सारी जो कैलकुलेशन है याद हो, सारी कैलकुलेशन याद हो, तो आप डायरेक्ट आपको ये चेंज कर सकते थे, क्योंकि भाई हमें पता है कि जो वर्टिकल कंडीशन, ये जो हम लेते हैं वर्टिकल कंडीशन में, तो ये जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है, ये और ये हमारा वर्टिकल से थीटा बनाता है। अब ये वर्टिकल से थीटा प्लस एल्फा बाई टू बना रहा है। यदि हमें वही फॉर्मूला इसके लिए, ये वाला जो फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने इनिशियल कंडीशन में हमने एक यूनिफॉर्म सेक्शन की जो ट्यूब ली थी, यदि वो वाला फॉर्मूला हम ये लगाते हैं ना यूनिफॉर्म सेक्शन, और ये थीटा जो बनाता है, कॉन्टेक्ट एंगल बनाता है, वो वर्टिकल से बनाता है। भाई हमने यहाँ देखा कि ये तो थीटा जो है ये इससे बना रहा है, वर्टिकल से हम देखा तो थीटा प्लस एल्फा बाई टू है। वो जो एंगल है उसमें जो हम यूज करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें जो थीटा यूज करते हैं वो वर्टिकल से होता है। देखो ध्यान दो, वर्टिकल से होता है, मिनिस्कस रेडियस से जो ये टेंजेंट और वर्टिकल से होता है, इस कंडीशन में वर्टिकल का होता है। अब वर्टिकल से हम एंगल देखें तो अल्फा प्लस टू, डायरेक्ट रख दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अल्फा प्लस टू, ये प्लस होगा किसी में ना, देखो ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, टू एस अपॉन वी रो जी कॉस थीटा प्लस माइनस एल्फा बाई टू, माइनस एल्फा बाई टू, ये दोनों सेम है, तो एक इसमें पॉजिटिव है कोई सा भी, तो हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। ऑप्शन बी लगा सकते हो, ऑप्शन ए लगा सकते हो, जो भी आपका पॉजिटिव वाला होगा वो लगा सकते हो, सही है, जो भी पॉजिटिव वाला हो वो आंसर लगा सकते हो। ये समझ में आया। अब दोनों चीजें हैं, या तो आपने पूरा ये चेक करके देखो भाई किस तरीके से मिनिस्कस बना रहा होगा, वहां पे कॉन्टेक्ट एंगल आप ड्रॉ करके देखोगे। देखो राइट, सही अप्रोच वही है, सही अप्रोच वही है। यदि आप इसको कंपेयर करते हो, कंपेयर करते हो, यहाँ पे जो कंपेयर करते हो भाई, थीटा वर्टिकल से बनाता है, उसमें जो थीटा होता है फॉर्मूले में, जो हमारा कैपिलरी राइज हम निकालते हैं, टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, ओके। तो वहां पर क्या होता है, वो जो थीटा होता है वो वर्टिकल से बना रहा होता है, तो यहाँ पर वर्टिकल से क्या बनाएगा, थीटा प्लस एल्फा बाई टू, चेंज कर दो। अब यहाँ पर दूसरी वाली अप्रोच जो हमने बताई थी आपको कि मास यानी जो सरफेस टेंसर फोर्स इज द रेस्पॉन्सिबल टू राइज द वेट mg। अब यहाँ पर वो कंडीशन लगाओगे, mg निकालोगे, तो भाई यहाँ पे mg निकालना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जो मैंने हमारा ट्रंकेटेड कोण रखा है, उसकी ऊपर की रेडियस तो आपको पता है, पर नीचे की रेडियस नहीं पता है, उसको रेडियस आप निकाल ही नहीं पाओगे। कोई भी ज्योमेट्री निकाल दो, कोई भी ज्योमेट्री लगा दो, आप रेडियस नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन काम आएगा आपको। तो वहां पे दोनों मेथड मैंने इसीलिए बताए थे आपको कि दोनों मेथड्स में हम कभी कभी कौन सा मेथड कब आपके काम आ जाए ये कुछ पता नहीं है, ठीक है, पर पता होना चाहिए आपको, दोनों मेथड आने चाहिए। चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, सारे यही क्वेश्चन थे, और इनका लेवल भी देखो, दो चार क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बाकी लेवल तो सिर्फ आप लगाइए फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा, सही। आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स यही खत्म हो जाता है। मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक कवर कराए हैं। जिन भी बच्चों ने पीछे के जो क्लासेस नहीं देखी हैं
वो उन क्लासों को जाके देखे और शुरू से पढ़ने की कोशिश करे, सारा फ्लूइड मैकेनिक्स आपको समझ में आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इस पूरी सीरीज को, प्ले लिस्ट को लगाने के बाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा रोटेशन। काफी लंबा चलने वाला है वो थोड़ा सा, लेकिन उसको हम बेसिक से लेके चलेंगे एंड तक और वन बाई वन चीजों में आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। सही है, ध्यान रखिए अपना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।